डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप पिछले लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सबसे पहले इसमें दो वर्ड है, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा फ्लक्स। तो फ्लक्स से समझते हैं फ्लक्स क्या होता है। ये फ्लक्स FLUX, फ्लक्स के बारे में कहा जाता है, ये एक जनरल टर्म है ना। लाइट के लिए भी फ्लक्स इस्तेमाल होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी फ्लक्स इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लक्स वर्ड, इसका क्या मीनिंग होता है। तो फ्लक्स के बारे में कहा जाता है इट इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो। ये मतलब एक जस्ट फ्लो का टाइप है, ठीक है। जिसे कोई चीज़ फ्लो करता है ना, तो हम उसको एक जनरल टर्म दे सकते हैं फ्लक्स। चलिए, इसके बाद फ्लक्स के बारे में कहा जाता है कि फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक वर्ड ऐड कर देते हैं तो है ना, तो ये हो जाएगा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब इसको ना इन डिटेल समझते हैं, ये फ्लक्स क्या है। फ्लक्स का और भी डेफिनेशन है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली। तो ये भी एक डेफिनेशन है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन की बात करें, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू a given area normally, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है। तो अब ना इसको है ना और भी डिटेल से जानने के लिए फ्लक्स नॉर्मल सरफेस से समझा जा सकता है, फ्लक्स इंक्लाइंड सरफेस से समझा जा सकता है, और फ्लक्स एक क्लोज्ड थ्रू द सरफेस भी समझा जा सकता है। तो आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताते हैं। चलिए, फ्लक्स को जो कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है, फाई। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से, है ना। इसका फॉर्मूला है सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds, ठीक है। इसका अगर आप सरफेस इंटीग्रल ले लीजिएगा E.ds का, तो ये आपको क्या दे देगा, फ्लक्स का वैल्यू। और फिर अगर गॉस थ्योरम में जाएं तो ये 1/ε0 टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, है ना, इसके बराबर होता है। तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। अगर इसके स्पेशल पॉइंट्स की बात करें, कुछ इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं।
तो सबसे पहले तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होता है, स्केलर। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके यूनिट की बात करें, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। और अगर डायमेंशन की बात करें, इट्स डायमेंशन इज, इसको सॉल्व कर देंगे। न्यूटन के लिए ml (10⁻²), ठीक है। मीटर स्क्वायर के लिए L2, और कूलम्ब जो है ना इसको 80⁻⁻1। तो ये हो जाएगा ml 3 (10⁻³ (3 a⁻⁻1)। तो ml 3 (10⁻³ (3 a⁻⁻1), ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। चलिए बेसिकली अगर फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है एनी क्लोज्ड सरफेस, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस ना इज बेसिकली फाई इक्वल टू चार्ज enclosed by the surface to एप्सिलॉन नॉट। ये कूलम, ये गॉस थ्योरम से आता है, तो गॉस थ्योरम में इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं इस फ्लक्स का वैल्यू ज़ीरो कब कब होता है ना। फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो व्हेन, ये कब कब जीरो होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ज़ीरो तब होता है ना, जब सरफेस के इनसाइड में कोई चार्ज ना हो, नो चार्ज इज फाउंड इनसाइड द सरफेस। सरफेस के इनसाइड में अगर क्या हो, कोई चार्ज ना हो, तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो होता है। दूसरा ये कि अगर सरफेस ना इक्वल चार्ज रखता हो, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है सेम हो, तो आप ये लिख सकते हैं सरफेस कंटेन्स इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर सरफेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है तो भी ये क्या होगा, ज़ीरो। और तीसरा पॉइंट है, अगर सरफेस कंटेन डाइपोल, अगर है ना सरफेस क्या करे, कंटेन डाइपोल अगर कंटेन करता है तो भी क्या होगा, फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो ये हमने लिखा था फ्लक्स जीरो कब कब होता है। अगर 3D बॉडी की बात करें, ठीक है, तो आपको याद रखना फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ अ 3D बॉडी, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। फ्लक्स ऑफ अ 3D बॉडी, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, ये 3D बॉडी का सिर्फ जो फ्लक्स होता है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। पहली बात, साइज ऑफ द बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, पोजीशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ऑफ चार्ज, ठीक है,
इस पे डिपेंड नहीं करता है। और तीसरा है चार्ज आउटसाइड द सरफेस, अगर सरफेस के बाहर चार्ज है तो इस पे भी डिपेंड नहीं किया, चार्ज आउटसाइड द सरफेस, है ना। तो ये है प्रॉपर्टी जिस पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है 3D बॉडीज़ का। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे फ्लक्स के। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। अब सबसे पहले हम लोग है ना पढ़ते हैं फ्लक्स थ्रू नॉर्मल सरफेस, थ्रू नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल सरफेस होकर के फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ना आपको एक एरिया कंसीडर करना होगा। तो मान लीजिए हमने क्या किया, ये एक एरिया कंसीडर किया है और यहाँ पे ना इस होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये एक एरिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इस पे ना फील्ड लाइंस ऐसे दिखा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एरिया वेक्टर जो है इसी के डायरेक्शन में एन। तो ये जो है ये आप इसको डेल्टा एस मान लें। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिएगा तो आपको फ्लक्स का वैल्यू निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ पे आएगा ये आएगा डेल्टा फाई, और इसका वैल्यू आ जाएगा ई डॉट डेल्टा एस। तो ई डॉट डेल्टा एस करिएगा तो आप इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये था फ्लक्स थ्रू नॉर्मल एरिया या नॉर्मल सरफेस। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एक डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस थीटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। तो चलिए इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लक्स का वैल्यू। तो अगर आप फ्लक्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आपको ई डेल्टा एस कॉस थीटा लिखना होगा। ये हो गया फ्लक्स थ्रू नॉर्मल सरफेस। चलिए आगे पढ़ते हैं फ्लक्स थ्रू इंक्लाइंड सरफेस। तो सेकेंड टॉपिक है ये फ्लक्स थ्रू इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस। तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए भी आपको क्या करना होगा, एक एरिया कंसीडर करना होगा, ठीक है, और इसमें ना फील्ड लाइंस ऑब्लिक दिखाएंगे, ठीक है, इंक्लाइंड के लिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके लिए भी आप एक छोटा एरिया कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, और फील्ड लाइंस को ऐसे दिखा दीजिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है ना, तो इसका आपको क्या करना होगा, कॉस कंपोनेंट लेगा। तो यहाँ पे हम एक थीटा ले लेंगे, थीटा, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये जनरल कोई सरफेस ले लीजिए इसको, ठीक है। तो डेल्टा एस इसको हम मान सकते हैं, ये है ना डेल्टा एस। तो यहाँ पे है ना भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ई डॉट एस से। तो ई कॉस थीटा इंटू एस करेगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा, फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस। तो इसी वजह से इसको ई डॉट डेल्टा एस लिखा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंक्लाइंड सरफेस के थ्रू। इसके बाद हम लोग ना क्लोज्ड सरफेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लोज्ड सरफेस यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस में आप क्या करिए, एक कोई सा 3D बॉडी ले लिए, ठीक है, इस पर छोटा सा एरिया कंसीडर कर लीजिए ये, ठीक है, इसको ना डेल्टा एस नाम दे दीजिए, ठीक है। और इसके चारों तरफ इस सरफेस पे ना है ना आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ना डिफरेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं ds, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं इसको। तो अब ना आप इसको अगर जब दिखाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है,
ये हो जाएगा, और ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दिखा दिए। दोनों के बीच का एंगल क्या करना होगा, थीटा लेना होगा। तो इसको ना, इस दोनों के बीच का एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। अब है ना, आप क्या करिएगा, यहाँ पे ds के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो देखते हैं ये है ना क्या आएगा। तो यहाँ पे आप है ना E डॉट ds करना पड़ेगा। तो चलिए है ना, यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालें तो फाई लिख दिए यहाँ पे ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको φ1 लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा E1 डॉट ds। ठीक है, इस तरह से लिखना पड़ेगा है ना, या चेंज के टर्म में इसको डेल्टा S1 करके लिखा जा सकता है। तो आप ना क्या करिए, इसको अभी डेल्टा S ही रहने दीजिए, और इसको भी हम अभी डेल्टा के फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, रख दिए। इसी तरह से है ना, ये मान लीजिए बहुत सारे डेल्टा S से बना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा E डॉट डेल्टा S1 डेल्टा S2। ठीक है, ठीक इसी तरह से φ3 निकालेंगे तो ये E3 हो जाएगा डॉट डेल्टा S3। ठीक है, इसी तरह से φn तक चलेंगे तो ये हो जाएगा En डेल्टा Sn। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है यहाँ पे। तो अगर फ्लक्स टोटल आप निकालिएगा फाई टोटल, तो सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस है ना φ3, और ये सोन φn। ठीक है, यहाँ तक। तो हम सबको जो है ना यहाँ पे ऐड कर देते हैं, E डॉट डेल्टा S1 प्लस E डॉट डेल्टा S2 एंड सोन है ना प्लस En डेल्टा Sn। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये समेशन के टर्म में आएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक समेशन लिख देंगे, EI इन्फानाइट टर्म ले लेंगे, और डेल्टा S का भी है ना। तो ये यहाँ पे लिखेंगे E इक्वल टू 1 to n लिख दिया। तो ये समेशन के टर्म में आ गया। अब हम लोग इसमें अगर लिमिट लगा देंगे तो ये इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे ये फाई टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे ना टेकिंग लिमिट कर देते, टेकिंग लिमिट। तो लिमिट अगर टेक करिएगा आप तो ये हो जाएगा LT। ठीक है, और यहाँ पे n का जो वैल्यू है ना, ये जो n है ना, इसको इन्फानाइट लेना पड़ेगा आपको। ये n टेंड्स टू इन्फानाइट, और डेल्टा S है ना टेंड टू 0। अगर ऐसा लीजिएगा और आप यहाँ पे लिखिएगा समेशन EI डेल्टा SI है ना इन्फानाइट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म में चला जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा E डॉट ds। तो है ना, फ्लक्स बेसिकली ऐसे ही डिफाइंड होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो अगर इसके यूनिट की बात करें तो एक और यूनिट होता है इसका, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो बता ही दिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसके साथ एक यूनिट होता है वोल्ट मीटर। तो ओवरऑल फ्लक्स इतना ही है, और इसके बाद इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं गॉस थ्योरम में। तो गॉस थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो फिर आपको इसको और भी समझने में आसानी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।